हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लैंग्वेज जो है टर्किश से पर्शियन कैसे बना मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, तो वो वाला वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्रॉनिकल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। तो ये टर्किश लैंग्वेज कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग पहले जब डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन तो उसमें मैंने बताया था कि बाबर पैटर्नल साइड से कहाँ से था, मुगल एम्पायर वाला जो बाबर था पहला रूलर, वो पैटर्नल साइड से था आपका तिमुरिद का डिसेंडेंस या फिर तिमूर का, और मैटर्नल साइड से मंगोल का यानी गेंगिस खान या उलुग खान का। तो पहले टर्किश लैंग्वेज यूज होता था। जब बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था बाबरनामा, जिसको तुजुके बाबरी कहते हैं, दैट वाज रिटन इन टर्किश, लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया पर्शियन में। तो ये ट्रांसलेशन हुआ कैसे वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत का जो लैंग्वेज था लिखने के लिए या फिर जो कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ किया जाता था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, वो टर्किश लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। पर्शियन लैंग्वेजेस के साथ साथ उसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी मिक्स्ड होते थे, जैसे कि हिंदवी होते थे और भी बहुत सारे वेरिएंट होते थे, जैसे मराठी वगैरह पे भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ा था। आप बाद में देखोगे तो ये सब लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होते थे। हिंदवी मतलब जो हिंदी लैंग्वेज होती थी, हिंदी लैंग्वेज स्पेशली आप खड़ी हिंदी बात करो तो राजस्थान मराठास का ये सब लैंग्वेजेस होता है। तो दिल्ली सल्तनत में पहले से ही पर्शियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था। वो अपने जो जो भी क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस करते थे या जो भी कुछ लिखते थे वो सब पर्शियन में लिखते थे, या फिर जो कोर्ट का लैंग्वेज होता था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो यूज़ करते थे वो भी पर्शियन करते थे। तो ये जो बाबर जो था वो टर्किश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। उसके बाद ये पर्शियन आया कहाँ से, तो पर्शियन लैंग्वेज आया अकबर के एक्शन से, या फिर अकबर के बोल सकते हैं उसका जो मेथड अडॉप्ट किया था उसने, उसकी वजह से ये पर्शियन लैंग्वेज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन गया मुगल एम्पायर का। पर्शियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस अकबर के ऊपर कैसे आया है। अकबर के कोर्ट में मुगल्स जो थे वो अलग अलग जगहों से आते थे या फिर अलग अलग क्राइटेरिया से आते थे। जैसे हमने जब डिस्कस किया था या फिर हम जब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कंपोज करते थे नोबल्स, उसमें हमने देखा था कि नोबल्स किससे आते थे, तो तुरानी और ईरानी तो बहुत पहले से कंपोज करते थे। फिर बाद में इंडियन भी शामिल हुए, जैसे इंडियन मुस्लिम्स थे, शेखजादाज, या फिर जो आप बोलो राजपूत थे। उसमें भी अगर आप राजपूत कैटेगरी को छोड़ो तो खत्री कैटेगरी के लोग भी रहते थे, जैसे राजा तोडरमल थे, और राजपूत वाले में राजा भारमल जैसे कचवाहा जो थे जी, जोधा जिनकी बेटी थी जोधाबाई, तो वो भी थे। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया के नोबल्स आते थे। तो अकबर के टाइम पे एक तो कल्चरल कॉन्टैक्ट मतलब ईरान से था। ईरान तुरान के लोग बहुत पहले से ही नोबल्स के पार्ट बनते थे मुगल एम्पायर में। एक वो हो गया। दूसरा, नोबल्स तो अलग अलग क्राइटेरिया के लोग होते थे या कैटेगरी के लोग होते थे, तो उससे हो गया क्योंकि वो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे। जैसे अगर आप राजा भारमल की ले लो या राजा टोडरमल की ले लो, तो वो लोग मेनली महाराष्ट्र से थे या तो राजस्थान से थे। तो वो लोग का लैंग्वेज भी तो इन्फ्लुएंस कर रहा था कोर्ट में, क्योंकि वो जो लैंग्वेज बोलेंगे उसके उसका लैंग्वेज का इम्पैक्ट किसी और पे पड़ेगा। तो ये मिक्सचर हो जा रहा था लैंग्वेज का। तो हिंदी, इसीलिए मैंने कहा कि पर्शियन लैंग्वेज जो दिल्ली सल्तनत यूज करती थी उसमें भी हिंदवी का मिक्सचर होता था। और तीसरा, इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट मतलब कुछ अच्छा इंटेलेक्ट वर्क। तो इंटेलेक्ट वर्क का मतलब होता है कुछ आप अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट जो किए हुए, जैसे आपने पहले वाले में पढ़ा था, पढ़ेंगे या फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बेहजाद या फिर अब्दुल समाद या मीर सैयद अली, ये सब जो थे वो लोग एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट लोग क्या करते थे कि अपने एम्पायर के बारे में बखान करते थे या फिर उसका प्रेस्टीज या फिर प्रोस्पेरिटी के बारे में बताते थे पेंटिंग्स के थ्रू। तो ये एक इंटेलेक्चुअल काम है इनका, जो इन्होंने अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट किया था। तो अकबर जो है ऐसे लोगों को भी फेवर करता था। तो वही बोल रहा है कि ये लोग भी अलग अलग जगहों से आते थे, इस वजह से ये लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये आंसर अपने इम्प्रूव करने के लिए आंसर पॉइंट डाल सकते हो कि कैसे टर्किश से पर्शियन बना, किसका कंट्रीब्यूशन था। तो अकबर का कंट्रीब्यूशन था। वो किस बेसिस पे था, क्योंकि उसके नोबल्स अलग अलग कैटेगरी से आते थे। उसके जो बाकी जो कल्चरल कॉन्टैक्ट था उसका, जैसे ईरान से था, या फिर आप बात कर लो सेंट्रल एशिया से भी कुछ कुछ था, जैसे ट्रेड वेड का पर्पस का देख लो तो, लेकिन मेनली उसका सफाविद से था, ईरान वगैरह पार्ट से। तीसरा, आप देख सकते हो इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट भी था इसका। चौथा, आप लिख सकते हो कि इनवॉइस वगैरह जो आते थे, तो इनवॉइस भी अलग अलग कंट्री से आते थे, तो उसकी वजह से भी उनका भी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस अकबर के मतलब एम्पायर पे पड़ा, यानी मुगल एम्पायर पे पड़ा।
फिर धीरे धीरे ये जो पर्शियन लैंग्वेज है वो लोगों का लैंग्वेज बन गया, लोगों का लैंग्वेज बना, किंग का लैंग्वेज बन गया, रॉयल हाउस होल्ड का लैंग्वेज बन गया, एलीट यानी कि वहाँ के नोबल्स का लैंग्वेज बन गया, और लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी ऑफिशियल काम का लैंग्वेज था वो भी पर्शियन लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म हो गया। बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारा हिंदू हिस्ट्री का वो भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। जैसे महाभारत ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया किसमें, पर्शियन में। इसको बोला जाता था पर्शियन में रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया कहाँ जाता था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया जाता था आपका किताब खाना में। लेकिन ये किताब खाना का मतलब होता है लाइब्रेरी। लेकिन किताब खाना में, जैसे आप लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ पे बुक नहीं लिख सकते, लाइब्रेरी में आपका बुक्स होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जिसको हैंड रिटन बुक्स कहते हैं, मतलब आप खुद से हाथ से जो बुक लिखोगे जिसको प्रिंटेड नहीं होगा उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये किताब खाना तो सही वर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जब आप लिखोगे क्रॉनिकल्स जहाँ प्रोड्यूस होता है, अगर आप उसको किताब खाना कहोगे तो जहाँ बुक लिख रखेंगे उसको क्या कहोगे, इसलिए इसको दूसरा टर्म दिया गया स्क्रिप्टोरियम। स्क्रिप्टोरियम दो चीज़ होते हैं, एक जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट रखा जाए, दूसरा जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस किया जाए, उसको कहते हैं स्क्रिप्टोरियम। दोनों ही चीज़ यहाँ पे होती है, इसलिए इसको किताब खाना से स्क्रिप्टोरियम बोला गया। अब कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते थे ये मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको 5 लोग याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो पहले मुझे क्या करना होगा, जैसे मैं एक स्क्रैप बुक बनाना चाहती हूँ बहुत सुंदर सा, ठीक है। अगर जैसे आपने अभी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट किया था स्क्रैप बुक वाला, तो अगर आपको वो बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्रैप बुक का अलग अलग पेज लोगे। यानी पहला जो लोग होता था वो पेज मेकर होता था, पेज मेकर या पेपर मेकर, आप जो बोलना चाहो, ठीक है, आपने वो कर लिया। फिर आपने क्या किया, आपने पिक्चर के लिए स्पेस छोड़ दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया उस पर जो भी आपको लिखना था, तो आपने वो किया काम। यानी सेकंड जो काम होगा वो स्क्राइब्स या कैलीग्राफर्स करेंगे। कैलीग्राफर्स कौन होते हैं, स्क्राइब्स कौन होते हैं, जो अपने हाथ से बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं, वो होता है स्क्राइब्स या कैलीग्राफर्स। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, गिल्डर्स का काम करोगे। गिल्डर्स का काम क्या कैसे करोगे, आप पेज को इल्यूमिनेट करोगे। पेज कैसे इल्यूमिनेट करोगे, जैसे आप बॉर्डर बना रहे हो, आप बॉर्डर डिजाइन, तो आप ये भी कर सकते हो कि बोलोगे कि मैम मैं तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि पेज लेने के बाद पहले बॉर्डर बना लूँ, कर सकते हो। पहले आप पेपर मेकर कर लो या पेज मेक कर लो, उसके बाद आप बॉर्डर बना लो, तो गिल्डर्स का काम कर रहे हो। उसके ऊपर लिख रहे हो तो स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स का काम कर रहे हो। फिर आप पिक्चर तो चिपकाओगे ही, क्योंकि उसमें चिपकाना था पिक्चर आपको, तो आप पिक्चर पेस्ट कर दिए, तो आप पेंटर का काम कर लिया, यानी कि आप इलस्ट्रेट किए इमेजेस को फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने जो भी फूड के बारे में या कल्चर के बारे में लिखा था उसको आपने इलस्ट्रेट किया पिक्चर के फॉर्म में। फिर आप जब ये कंप्लीट कर लिए तो उसको बाइंडिंग करा दिए या फिर आप इसका कवर लगा दिए, यानी बुक बाइंडर्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप बस अपना प्रोजेक्ट याद करना, आपने क्या क्या किया, आप वो चीज लिख दो, खत्म। तो ये था आपका कि पर्सन कौन कौन से इन्वॉल्व होते थे। अब देखो कि इनको इसमें से किसको किसको पावर मिलता था, प्रेस्टीज मिलता था या रिकॉग्निशन मिलता था। आपके बुक में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, पेंटिंग और लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट। बॉर्डर आप किसी और से बनवा सकते हो, लिख आपको ही लिखना, आपको ही पड़ेगा। और अगर आपके क्लास में कोई बहुत अच्छा पेंटर है तो आप उससे करा सकते हो, लेकिन पेंटिंग आप खुद से करना चाहोगे, ताकि आपको पता नहीं है कि कोई कैसे खराब कर दे। बॉर्डर के लिए आप क्या, बॉर्डर के लिए आप सेलोटेप भी यूज कर सकते हो कलरफुल, तो आप वो किसी को भी करने के लिए दे सकते हो। तो जनरली पेंटर्स और कैलीग्राफर्स को बहुत हाई पावर या प्रेस्टीज दिया जाता था, इस पूरे जो भी पर्सन इन्वॉल्व होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस करने में, उनमें। और किसको नहीं दिया जाता था, किसका नाम अनोनिमस होता था, जिसको जाना भी नहीं जाता था, तो जो पेज कलेक्ट करके देता था या जो बुक बाइंडिंग करता था, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले लोगों को। समझ गए आप। तो ये था कि किसको किसको क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। हाईएस्ट प्रेस्टीज दिया जाता था पेंटर्स और कैलीग्राफर्स या स्क्राइब्स को, और लोएस्ट दिया जाता था बुक बाइंडर्स या पेज मेकर्स को। अब कैलीग्राफी क्या होता है, जो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, वो स्टाइल को कैलीग्राफी कहते हैं। अकबर का फेमस या फेवरेट कैलीग्राफी क्या था, नस्तालिक। नस्तालिक लिखते कैसे थे, तो नस्तालिक में होता था क्या कि एक फ्लूइड स्टाइल है, ये थोड़ा पानी ज्यादा होता था इसमें, और इसमें लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रोक्स दिया जाता था। जैसे आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपने स्ट्रोक दे दिया, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लंबा सा स्ट्रोक दिया है। स्ट्रोक दिया यानी कि एक लंबा सा लाइन एक लिखते लिखते कर दिया है, और ये फ्लूइड इसमें ज्यादा होता था, मतलब इसमें पानी, लाइक ऑयल पेंटिंग जैसे हम लोग करते हैं तो दिखता है ना कुछ शाइन कर रहा है, तो इसमें फ्लूइड मटेरियल ज्यादा होता था। तो ये था अकबर का फेमस। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता था वो उसमें कार्बन इंक का यूज किया जाता था। तो जैसे उसका अगर आप वो पॉइंटेड सिर्फ जिससे हम लोग पेन लिखते हैं, जो हम लोग जिसको नीब कहते हैं, तो हमारा पेन का नीब अभी कैसा होता है, ऐसा। लेकिन उस टाइम पे पेन का नीब इतना होता था जिसका हाइट 10 मिलीमीटर होता था, लेकिन उसमें थोड़ा बाइफरकेट होता था, बीच से थोड़ा डिवाइडेड होता था। वो डिवाइडेड क्यों होता था, ताकि उसमें इंक डाला जाए, कार्बन इंक, जिससे हम लोग फिर लिख सके।
तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि पहले टर्किश से पर्शियन किसका कैसे हुआ, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, बाद में पर्शियन लैंग्वेज किसका किसका बन गया, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे जैसे महाभारत और रामायण का। फिर हम लोग देखेंगे कि मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते थे, किसको रिकग्निशन मिलता था, किसको रिकग्निशन नहीं मिलता था, और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिखा जाता था। तो ये था हमारा ये दोनों टॉपिक जिसको हम लोग ने सम अप किया, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स का, मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेंटेड इमेज का डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।